अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होती है। मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं और बात होती है प्रोग्राम में कुछ आपके सेहत के हवाले से। तो आज भी कुछ मामलात हैं जो ज़ेर बहस आएंगे, जिसके ऊपर हम प्रोग्राम में अपने तफसील से गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता रोज़ भी मौका मिला कुछ मईशत के हवाले से जो मसाइल थे उसके ऊपर गुफ्तगू करने का, और देखने वालों ने बहुत सारे पैगामात भेजे। यकीनन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो गौरतलब हैं, जिसके ऊपर यकीनन प्रोग्राम्स में बात की जाएगी आने वाले वक्त में। और इसके अलावा जो तालीमी मामलात हैं, इसके हवाले से हमारी प्रोग्राम में अक्सर व बेशतर गुफ्तगू रहती है। लोग चाहते हैं, देखने वाले, कि तालीम के हवाले से जो ख़दशात हैं उसके ऊपर हुकूमतें क्या काम कर रही हैं, क्या वफाकी हुकूमत अब तक जो वादे किए गए हैं उसको पूरा करने में कामयाब हुई है। एक तालीमी पॉलिसी मुरतब करने के बारे में कहा गया, एक यकसा सिलेबस का निज़ाम के हवाले से बात की गई, क्या उसके हवाले से भी कोई काम हो रहा है। और दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वजह से अब तक जो नुकसानात हुए हैं उसका अज़ाला किस तरह किया जाएगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसके ऊपर हमारी गुफ्तगू होती रही है और आज भी इसी मामले के ऊपर यकीनन प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जो दीगर बुनियादी मसाइल हैं उसके हवाले से भी बात होती है। सेहत के जो मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो मसाइल हैं, लोड शेडिंग का जो एक बहुत बड़ा मसला है, ये इनके ऊपर हमने अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की है। और लोग इन तमाम मामलात से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। और जिस तरह के मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पैगामात भेजते हैं और ये भी चाहते हैं कि उसको एज इट इज़ प्रोग्राम के अंदर चलाया जाए, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। बड़े सख्त जुमलों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि लोग मसाइब ज़दा हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। राय का इजहार इसी तरह से किया जाता है। सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग राय का अपने इजहार करते हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि जिस तरह की बातें होती रही हैं, लोगों को जिस तरह के ख्वाब दिखाए गए हैं, लोग अब ये चाहते हैं कि इसके ऊपर अब कुछ किया जाए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत। तो सूबाई हुकूमत की बात करें, बिलखुसूस शहर कराची में और सिंध के अंदर, तो उससे तो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाउमीद हो चुके हैं और ये हुकूमत भी जो है वो डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है। ये बात तो अब लोगों के ऊपर आया हो चुकी है। बहरहाल उनके हवाले से जो है वो इतने पैगामात नहीं आते, क्योंकि लोग शायद अब ये समझ चुके हैं कि ये डिलीवर करने की इनके अंदर ना सकत है, ना इस्तात है, ना इनके अंदर जो वो अहलियत है। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जिसकी निशानदेही की जानी चाहिए। आज के जो मेहमान हैं उनसे आज हमारी जो गुफ्तगू होगी वो तालीम के हवाले से है। बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूद मेहमानों को सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर आज गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी और आपके पैगामात भी मैं प्रोग्राम में कोशिश करूँगा कि उनको शामिल किया जाए। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं, दानिश-उज़्ज़मा माहिर तालीम हैं, चेयरमैन है प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया दानिश-उज़्ज़मा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी तालीम के शोबे से ही है और आप उन्हें हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं। वैसे तो हम मुख्तलिफ उमूर पर उनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आपका ताल्लुक क्योंकि तालीम के शोबे से है तो आज इसी मुनासबत से उनसे गुफ्तगू की जाएगी। जाना पहचाना नाम है हमारे लिए भी, K21 न्यूज़ के लिए भी, अख्तर आराई साहब, जो कि चेयरमैन है सिंध के ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जनाब दानिश-उज़्ज़मा साहब, सबसे पहले तो तालीमी मामलात के हवाले से बात की जाए। वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, जिस तरह की पॉलिसी साजी हुई है ख़ास तौर पे दौरान कोरोना, बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुकूमतों की कारकर्दगी के ऊपर और आपके तालीमी निज़ाम के ऊपर। उसमें हर तबका मुतासिर हुआ, वो स्टूडेंट भी, वो पेरेंट्स भी, वो टीचर्स भी, स्कूल के ओनर्स भी, सब इससे मुतासिर हुए। लेकिन क्या जिस तरह की पॉलिसी मुरतब की गई वो आप समझते हैं कि इसके रिवाइवल के लिए काफ़ी होगी या मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? इस पे चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू कीजिए। जी सो मच प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जैसा आपने कहा कि जो पॉलिसी इन्होंने तालीम के शोबे के हवाले से जो कोविड के पीरियड में मुरतब की, उसका रिवाइवल पॉसिबल होगा या नहीं, तो देखें पॉलिसी इन्होंने अब तक तालीम के लिहाज से कोई बेहतर ये बना नहीं सके, या यूँ कहें कि इन्होंने बनाने के लिए इसको तरजीह दी ही नहीं। तालीमी इदारों को सिर्फ बंद करने की बात के अलावा दूसरा कोई काम इन्हें आता नहीं है।
ऐसा ही। तालिब इल्म को घर बिठा देते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ये इस तरीके से प्रोमोट करते हैं कि जैसे हमारा निज़ाम बहुत आला निज़ाम चल रहा है ये इस फील्ड में। होता यही है कि पिछले 2020 में जो फरवरी से तालीमी इदारे बंद हैं, तो सिर्फ ये कह दिया जाए कि ये बच्चे 1.5 साल से घरों पे बैठे हैं तो वही बात ठीक होगी। 1.5 साल से हमारा तालीमी निज़ाम जो पहले ही खस्ता हाल था, जिसको प्राइवेट सेक्टर ने अपने कंधों पर उठाकर 60% से ज़ायद बोझ इसका संभाला हुआ था, तो बेशतर तालीमी इदारे इनकी इस पॉलिसी की वजह से, क्योंकि 80% से ज़ायद इदारे रेंटेड बिल्डिंग पर होते हैं और उनके अपने अखराजात होते हैं जो वो खुद बेयर कर रहे होते हैं। इदारे बंद होने की वजह से जो लो फी स्ट्रक्चर इदारे थे जहाँ गरीब का बच्चा बेहतर तालीम हासिल करता है, बेशतर इदारे ख़त्म हो गए हैं और बेशतर बच्चे अपने इस हुकूक से जो है वो दूर हो चुके हैं। वालिदैन परेशान हैं क्योंकि उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं होती ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को घर पे। स्कूल अपनी हद तक हर कोशिश करता है तमाम चीज़ों को मेंटेन करने की, तरजीहात में तालीम को कभी शामिल ही नहीं किया गया। आप ये देखेंगे पिछले 3 महीने से इदारे बंद थे। जब इदारों को खोलने की बात की गई तो जो सूबाई हुकूमत है और वफाकी, इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा ही नहीं हो सकी। जो इदारे खोलने से, तालीमी इदारे खोलने से पहले जो है यहाँ पर मार्केट और मॉल और जो अभी जो मंडी लगाई गई है बकरा ईद के सिलसिले में, और जो वाटर पार्क्स वगैरह हैं, इनको तरजीहात में शामिल किया गया, पब्लिक प्लेसेस को तरजीहात में शामिल किया गया। जबकि तालीमी इदारों में 9वीं और 10वीं जमात के लिए रात के 9:30 बजे फैसला किया गया कि अगली सुबह इन बच्चों ने आना है, और पहली से 8वीं जमात के बच्चों के लिए कल ही नोटिफिकेशन जारी किया गया कि 6ठी से 8वीं जमात में, इसको करेक्शन कर दूं, ये 3 जमात के बच्चे आज से स्कूल आएंगे। बाकी इन्होंने पहली से 6ठी जमात के बच्चों के लिए जो कहा है वो इन्होंने 21 तारीख की डेट दी है और उसके ऊपर भी ये हालिया सूरत हाल को देखते हुए फैसला करेंगे, जिसके लिए कल स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग बिठाई जाएगी। इसी में इन्होंने इम्तिहानात के हवाले से जो फैसले किए वो भी परेशान कुन है। तालिब इल्म परेशानी का शिकार हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में इन्होंने इलेक्टिव एग्ज़ाम्स लेने की बात कर दी, जबकि होता यही है कि जब बच्चा घर पे बैठ जाता है तो उसका कंसर्न तो टीचर से रहता नहीं है। और ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आ जाता है, ये बगैर टीचर के इंटरेक्शन के बच्चा उसको कर नहीं सकता। और अगर इनमें एमसीक्यूज आ जाते हैं तो वो और भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एमसीक्यूज को करने के लिए बच्चे को पहले उसे सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो सही आंसर अटैम्प्ट करता है। अब उसके लिए उसको ड्यूरेशन भी ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे पेपर की जो ड्यूरेशन 3 घंटे की थी उसको 2 घंटे कर दिया गया। अब इनके जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे उर्दू, इस्लामियत और इंग्लिश, उन सब्जेक्ट्स को इसमें से हटा दिया गया है। उनके एग्ज़ाम्स के बारे में ये बात नहीं कर रहे। सिमिलरली जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है बच्चों के, उनके बारे में अब तक कुछ बताया नहीं गया। पहली से 8वीं जमात के बच्चों के एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं दिए गए। वो बच्चे घरों पे बैठे हुए हैं, उनके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उन्हें टीचर से इंटरेक्शन चाहिए, वो उनका ख़त्म हो गया है। और साथ ही साथ उन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि इम्तिहान होंगे नहीं होंगे। इन्हें हर सूरत लेने चाहिए इम्तिहान, क्योंकि एक एक्सपीरियंस ये कर चुके हैं। बग़ैर इम्तिहान लिए इन्होंने अगर इस साल भी प्रमोट कर दिया तो मैं नहीं समझता कि अगले 5 साल तक भी ये इसको रिवाइवल कर सकेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसके लिए कोई पॉलिसी वज़ा करना ज़रूरी होगी, और ख़ास तौर पे इम्तिहानात के हवाले से, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है और जो पैगामात मौसूल होते हैं उसमें वालिदैन ये जानना चाहते हैं कि जनाब ये क्या फ़ैसला अभी तक हुआ है, क्योंकि कोई चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती। वफाकी हुकूमत की जानिब से तो उसकी निशानदेही कर दी गई, लेकिन सूबाई हुकूमत में मामला ज़ेर इल्तवा है। अख्तर भाई, इसके ऊपर चाहूँगा थोड़ा सा तबसरा कीजिए। ये जो इम्तिहानात का मरहला है, अभी जैसे बात हो रही थी कि कुछ इम्तियाज़ी सब्जेक्ट हैं जिनके इम्तिहानात लिए जाएंगे, कुछ को छोड़ दिया जाएगा, ये सिलसिला आखिर है क्या? क्या ये मुमकिन नहीं हो सकेगा कि सारे के सारे पर्चों के इम्तिहानात लिए जाएँ? कोई बड़ी बातें हो रही थी कि जनाब ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, ये सब कुछ होगा, क्या हो क्या रहा है, ज़रा ये तो समझाइए। देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किया एग्ज़ामिनेशन का, बात ये है कि आपने देखा कि हमारे मुल्क का जो तालीमी निज़ाम था वो पहले से ही ज़मीन बोझ था। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन ना हो, बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए तैयार किया नहीं जाता हो, वहाँ पर जो मोड ऑफ लर्निंग्स होते हैं या लर्निंग स्टाइल्स भी उसे कहते हैं, एक टर्म है,
उसके मुताबिक जो है वो बच्चे को, तालिब इल्म को, लर्नर को एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता। लर्निंग होती है उसमें नॉर्मली तो 7 लर्निंग स्टाइल्स होते हैं या 7 मोड ऑफ लर्निंग्स होते हैं। नॉर्मली 4 लर्निंग स्टाइल्स या मोड ऑफ लर्निंग्स जो हैं वो एक टीचर के इल्म में और एक वालिदैन के इल्म में होते हैं कि बच्चा या तो वो विजुअल लर्निंग करता है या वो जो है ऑडिटरी लर्निंग करता है या फिर ये है कि वो कैनेस्थेटिक लर्निंग करता है, और फिर इस तरह से दूसरे भी हैं। मगर आप मुझे बताइए कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो कि पहले 25 मार्क्स का पेपर हुआ करता था वो इसीलिए रखा गया था कि हैंड्स ऑन लर्निंग होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक बच्चे को लैब में नहीं लेकर जाया जाएगा, जब तक बच्चे को रियल लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल नहीं कराए जाएंगे, फील्ड में नहीं लिया जाएगा, टच करके, छू करके, एक्सपेरिमेंट करके, तजर्बात करके नहीं सीखेगा, तो क्या थ्योरीज़ की एक सो कॉल्ड डिग्रीज़ लेके बाद में धिक्के खाएगा अमली ज़िंदगी में और फिर सीखेगा? तो जब हमारा तालीमी निज़ाम ही पहले से जो है रट्टाफिकेशन वाला है, मेमोराइजेशन वाला है, उस एग्ज़ाम के पास भूल जाता था। अब आप देखें उसकी कोई अहमियत नहीं, 25 मार्क्स वाले को 15 कर दिए, अभी जी प्रैक्टिकल लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर थ्योरी का तो वो लेना देना होता ही नहीं है उसके साथ। सही है। फिर दूसरी एग्जाम्पल दूँ कि लाजमी जो सब्जेक्ट थे वो अब लाजमी नहीं है जी, वो लाजमी रहे नहीं है, ठीक है। हाँ, वो लाजमी तो पता नहीं क्यों थे लाजमी वो। हालांकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक तो CIE यानी कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस का होता है, तो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन में तो वो सब सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसका तो हर सब्जेक्ट का ग्रेड ही अलग होता है। कोई बच्चा अदीब बनेगा, कोई राइटर बनेगा, कोई मतलब किसी भी फील्ड में जा सकता है। मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, थ्योरी क्या है, दुनिया की थ्योरी क्या है? दुनिया ये समझती है, जो मुफक्कर या एजुकेशनर ये समझते हैं, और ये एक्चुअली हकीकत भी है कि इस वक्त इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी कोई इशू नहीं रहा। गूगल पे चले जाएं, समुंदर में पानी कम है, गूगल में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। अब इंफॉर्मेशन में नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए उन किताबों को, अगर लाइब्रेरी में जाएं किताबों को पढ़ना पड़ेगा, गूगल करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब वो लैंग्वेज का मसला है सारा। दुनिया के अंदर अगर मैं सिर्फ इसका ब्रिटिश एग्जामिनेशन सिस्टम या कैम्ब्रिज की बात करूं तो A लेवल सिर्फ 3 सब्जेक्ट से हो जाता है। पाकिस्तान में 4 सब्जेक्ट के अंदर A लेवल करना ज़रूरी होता है, फिर वो डिग्री सर्टिफिकेट कंप्लीट होता है। वो क्या, जिसमें 2 लैंग्वेजेस का होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनली 2 लैंग्वेजेस और एक कोई भी इलेक्टिव, यानी कि एक इंग्लिश सीखनी है आपने अगर आप दुबई में हैं, आप UK में हैं, आप किसी भी जगह, और एक कोई और इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखनी है, आप जर्मन सीख लें, आप कोई भी लैंग्वेज सीख लें आप, ठीक है, आप बेशक उर्दू वहाँ पढ़ लें आप। 2 लैंग्वेजेस का इसलिए मकसद होता है कि या जापानीज सीख लें या चाइनीज सीख लें, और एक सब्जेक्ट होता है, अगर डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी ज़रूरी है, ठीक है, और केमिस्ट्री ले ली जाए तो और ज़्यादा बेहतर, इसीलिए 4 सब्जेक्ट का भी है, और अगर इंजीनियरिंग जानी है तो मैथ्स और फिजिक्स ले लें। अब मुझे बताइए, वो तो डिग्री अवार्ड करते हैं तब कि जब आपका 50% यानी 2 सब्जेक्ट का लैंग्वेज पे होना ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है कि जापानीज़ ने अगर कोई रिसर्च करके कोई पेपर शाया किया है जापानीज़ लैंग्वेज में, और वो बच्चा काबिल होना चाहिए कि गूगल करके रिसर्च पेपर उठाए और उस ज़बान में पढ़ ले। बिल्कुल। इल्म हासिल करना जो है ना, पीना मुश्किल नहीं है इल्म को, मगर पीने का तरीका तो आना चाहिए, वो मीडियम तो आना चाहिए। सही। अगर आप इंग्लिश में अगर कोई चीज़ है, रिसर्च हुई है और स्टडी हुई है, उस स्टडी को अगर पढ़ना चाहता है तालिब इल्म, उसके ट्यूटोरियल देखना चाहता है, उसकी वीडियोस देखना चाहता है, आज गूगल करें आप, बगैर उस्ताद के आप गूगल में आप लेक्चर सुन लें, मगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो लैंग्वेजेस को तो आपने अहमियत नहीं दी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान स्टडी है या वो कल्चर है, या जैसे कि अगर आप यूरोप की बात करें, जब तक उनका कल्चर नहीं पढ़ेंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो इस तरह की बहुत सी पेचीदा चीज़ें हैं। मुझे नहीं समझ में आता यहाँ कौन से एजुकेशनिस्ट बैठे हुए भाई, ठीक है, बर्बादी के अलावा उसमें ऐसी खामी पैदा कर देते हैं, ऐसी कमी वाक़या कर देते हैं कि वो बाद में मामला ज़मीन बोस होना ही होता है। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट के हिसाब से कोई बच्चा है, उसका मेरिट बनता है नहीं बनता है। इसी तरह से आप देखें ना, मैं तो कहता हूँ कि हमारी तालीम यानी कि कभी भी तालिब इल्म को अपनी अमली ज़िंदगी में काम ना आने वाली चीज़ बन गई है अब। बिल्कुल ठीक है। सवाए एक डिग्री के, सर्टिफिकेट के और कुछ नहीं। जी, ऐसा ही है। एक बड़े ज़बरदस्त मेरे दोस्त ने एक बात की थी कि ज़माने में जब हम थोड़ा सा यंग थे, तो उन्होंने कहा था कि अख्तर भाई, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई तालिब इल्म
एग्जामिनेशन फॉर्म खुद से फिल कर दे, हालांकि वो उर्दू में होता है जी, ऐसा ही। ये सुनने वाले और वो तालिब इल्म भी अगर सुन रहे हैं, ये तस्दीक हो जाएगी उन लोगों को, उनके दिल में बात तो सच्ची होगी। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई तालिब इल्म बगैर गलतियों से एक फॉर्म ही फिल करके और नीचे साइन कर दे तो 33 मार्क्स तो गारंटेड है उसके, बिल्कुल ठीक है। 40 मार्क्स गारंटेड सही है। है। कोई तालिब इल्म, बहुत कम तालिब इल्म होते हैं जो अपना फॉर्म खुद भर सकते हैं। मुनासिब बात है। अच्छा, स्कूल हेल्प करता है फॉर्म भरने में, फॉर्म भरने तो ना अहली का तो ये आलम है। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि इस चीज़ के ऊपर काम होना चाहिए, बल्कि यही नहीं, क्योंकि वो तरबियत में चीज़ शामिल नहीं है, इसलिए बहुत सारे और दीगर फॉर्म्स जो आते हैं उसको भरवाने के लिए अक्सर मैंने देखा है कि लोग इधर उधर परेशान घूम रहे होते हैं। तो ये चीज़ पहले समझ लेनी। काबिल बनने के लिए तो पढ़ते ही नहीं हम। बिल्कुल ऐसा ही आपने वजह फरमाया, और तजावीज़ जो दी जाती हैं उसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद होता है ये समझने की बात है। और कुछ देर पहले जो एक बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने उठाया है वो ये कि ज़बान की अहमियत के हवाले से इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करनी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। पहले बात हो रही थी कुछ तालीम के हवाले से, और तालीमी जो पॉलिसीज़ हैं किस तरह मुरतब की जाती हैं, कौन लोग हैं जो सिफारिशात भेजते हैं जिसके ऊपर अमल दरामद होता है, और उसके बाद ये फैसले जो हमारे सामने हैं वो किए जाते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दानिश ज़मा साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, माहिर तालीम। दानिश साहब ये फरमाइएगा कि किसी भी जगह जब पॉलिसी मेकिंग होती है, जब पॉलिसी साजी का अमल शुरू होता है, तो सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है। अख्तर भाई ने कभी बात की है, सोचने पे मजबूर किया कि वाकई ये हमें, अब क्योंकि गूगल का दौर है ना, तो बहुत सारी चीज़ें अब हमें फिलफोर होंगी ताकि बच्चा जाके, क्योंकि गूगल के ज़रिए ही रिसर्च हो रही है, तो उसको इस काबिल ही बना दिया जाए कि वो इसके ऊपर रिसर्च कर ले। लेकिन वो तालीमी पॉलिसी का शायद हिस्सा नहीं है, वो रिवायती हमारा तरीका तालीम है जो राइज है, उसको कैसे तब्दील किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी साजी में जैसे इन्होंने कहा, मुझे ये समझ में आया कि शायद स्टेक होल्डर शामिल नहीं, और अगर वो शामिल नहीं होंगे जो बड़ी अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कैसे इसमें तब्दीली आना मुमकिन है, ये ज़रा समझाइए। जी जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा टॉपिक शुरू किया। देखें, अगर रिफॉर्म्स इनको चाहिए एजुकेशन की फील्ड में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त वर्क कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। और प्राइवेट सेक्टर चाहे वो लो फीस स्ट्रक्चर हो, इंतहाई कम फीस में एक लोअर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म का हो, या एक अच्छे उससे ताल्लुक़ रखने वाले इदारे से हो, तो हर फील्ड में ये प्राइवेट सेक्टर ही काम कर रहा है। लेकिन होता ये है कि गवर्नमेंट उसको ओन नहीं करती, मुख्तलिफ़ तरीके के प्रॉब्लम्स इन इदारों को फेस करने पड़ते हैं, जिनमें इनके इश्यूज़ होते हैं, टैक्सेस के इश्यूज़ होते हैं, और इनकी बेशुमार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए इन्हें बाज़ औक़ात सड़कों पे आना पड़ता है। हम आए दिन देखते हैं कि एहतजाज चल रहे हैं। तो पहले तो ये अपने इदारों को ओन करें, इन प्राइवेट सेक्टर के जितने इश्यूज़ हैं उनमें इन्हें रिलीफ देना शुरू करें, टैक्सेस में रिलीफ देना शुरू करें, इनकी अपग्रेडेशन के लिए इनको जो है आप सब्सिडी देना शुरू करें। तो आप इस बात को पहले मान लें कि आपके जो अपने इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, अगर आप उसकी तरफ आते हैं और उसकी रिफॉर्म्स की तरफ आते हैं तो ये तो सालों बीत जाएंगे। ठीक है। होता यही है कि हर डेवलप कंट्री जो है अपनी प्लानिंग बनाता है, जिसमें अगले 5 साल हमने क्या करना है, हम कहाँ होंगे, अगले 10 साल 20 साल में हम कहाँ होंगे। उसमें सबसे बड़ी तरजीहात होती हैं तालीम, और एक स्टूडेंट जो है उसकी साइकोलॉजी को समझा जाता है कि अभी हमारे सिस्टम के मुताबिक ये बच्चा कितना प्रॉपर वर्क कर रहा है और हमें अपने सिस्टम में कितनी तब्दीलियाँ लानी है। तो अभी देखें, दरअसल ये बात अख्तर साहब ने बिल्कुल सही कही कि हमारे इदारों में जो है वो ज़्यादातर फोकस थ्योरी सब्जेक्ट्स के ऊपर हो रहा है, लेकिन इसमें रिफॉर्म्स बहुत से प्राइवेट इदारों में आ रहा है। लेकिन अब ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इनके साथ मिलके काम करे, आईटी के डिपार्टमेंट में इनको आगे लेके जाए, आईटी की फील्ड में आगे लेके जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है, इसमें आगे लेके जाए। आपके पड़ोसी ममालिक हैं जिसमें चाइना है, चाइना के अंदर तालीमी तरजीहात क्या शामिल हैं, वो किस तरीके से अपनी तमाम चीज़ों को फोकस कर रहे हैं।
उनसे राय मशावरत की जाए, वहाँ के थिंक टैंक को बिठाया जाए, यहाँ के थिंक टैंक को बिठाया जाए, जो आपस में प्राइवेट सेक्टर है इनका कोलैबोरेशन करवाया जाए, तो बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। एक स्टूडेंट है, एक छोटा तालीमी इदारा है, वो अपने बच्चे को हर चीज़ प्रोवाइड करता है। अगर 500 रुपये फीस भी वो माहाना ले रहा है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, वो एक हद तक प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर उसी इदारे को हुकूमत सब्सिडी प्रोवाइड करना शुरू कर दे कि ठीक है हमारे बच्चे को जो है आप और बेहतर अंदाज में लेके आगे चलें, तो ये इदारा भी बेहतर तरीके से उसके ऊपर वर्क करेगा और बच्चे भी जो है मज़ीद फैसिलिटीज़ के साथ बेहतर अंदाज में आगे पढ़ सकते हैं। आप नवी जमात की कंप्यूटर की किताब देख लीजिए, जो सदियों से चली आ रही थी वही किताब थी। लास्ट ईयर उस किताब के अंदर कुछ चेंजेस लेके ये आए हैं, लेकिन बात यह है कि अभी भी अगर उस किताब का कंपैरिजन दीगर पब्लिशर्स के साथ किया जाए तो वो अब भी जो है उसका लेवल आप बाकायदा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो है वो अब इस कंपटीशन में किस तरीके से आगे जा सकते हैं। इन कंपटीशन में आगे जाने के लिए हमें अपने जो सराउंडिंग जो जितने रिलेशन कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिल के इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर को तरजीहात देनी पड़ेंगे। हमने तो इनको बांध के रख दिया जंजीरों में। नहीं, अमूमन होता ये है कि पूरी दुनिया में ये जो तालीम का जो सिलसिला है, ये जो तालीमी मामला चलाने की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत वक्त की होती है। ये एक बड़ी गैर मामूली बात है कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है वो हावी हो गया। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हम डिलीवर नहीं कर सके तो जाहिर है कि वो जिम्मेदारी फिर प्राइवेट सेक्टर ने उसको टेकअप किया। लेकिन अगर वो ये जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर उनको फैसिलिटेट करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ अख्तर भाई एक चीज़ की निशानदेही ज़रा कीजिएगा, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है अब आप किसी भी शोबे में चले जाएं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो उसका जुज़ है वो कंप्यूटर की स्टडीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ शायद अब पता नहीं उसके अंदर कोई तब्दीली हुई है या नहीं हुई है। वही जो तरीक़ाकार था, वही उसका जो कोर्स था अभी तक वही चल रहा है, क्योंकि यहाँ तो टेक्नोलॉजी रोज़ाना की बुनियाद पर उसके अंदर जो है वो आप समझ लें कि अपग्रेडेशन उसकी हो रही है, अपडेटेड हो रही है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये हमारा जो राइज तालीमी निज़ाम है उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो नहीं रही है। क्या ऐसा ही है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ले जाना और फिर ये सोचना कि जैसा भी वो बजट वाले जब मौका था तो शौकत तरीन फरमा रहे थे कि हम अपने एक्सपोर्ट्स के जो ये जो IT एक्सपोर्ट्स है उसके बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे, इसमें बहुत पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल डिस्कवरी होगी कब? जब बुनियादी तालीम के अंदर ये चीज़ मिसिंग होगी। ये ज़रा समझाइएगा कैसे मुमकिन होगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन तो अपनी जगह बड़ा अच्छा लगता रहा है हमें। डिजिटल पाकिस्तान की बात की गई है, ठीक है, उसके लिए कुछ उन्होंने जो है इस तरह से चीज़ों को शोकेस भी किया, कोई रिबन भी काटे और कुछ दिखावा भी किया, मगर एक्चुअली प्रैक्टिकली डिलीवरी कुछ नहीं हुई। देखिए, ये वफाकी हुकूमत का काम था कि वो एक पूरा सेटअप नेटवर्क बनाए, वो स्ट्रक्चर ढांचा डेवलप करे। एक शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। एक उनका चाहिए था कि जैसे 100 डेज़ की बात करते हैं, चलो एक साल की बात कर लें। 100 डेज़ में उन्होंने क्या डिलीवर किया वो आपको पता है, एक साल का हो, फिर 5 साल का एक प्लान हो। बात यह है कि यहाँ पर कोई ऐसा सेटअप डेवलप ही नहीं किया गया। हालांकि ये जनरेशन IT स्मार्ट जनरेशन है। ये पिछले 15 सालों से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और जिनकी माओं का स्क्रीन टाइम है, वो स्क्रीन देखती हैं, चाहे वो LCD स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, तो इनके बड़े इम्पैक्ट होते हैं। वो एक साइंटिफिक पहलू है, ये कैसे बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। और एक बच्चा है वो पैदा होता है, दूध पीता है तब जब उसको आप कार्टून लगा के दिखाएं, ऐसा ही जब वो खाना तब बैठ के खाता है, वरना चलता फिरता रहता है जब तक आप उसको कोई पोएम या कोई चीज़ ना। जब एक बच्चा ही IT स्मार्ट पैदा हुआ है तो उसके लिए लर्निंग इन्वायरमेंट ऐसा पैदा करने की शदीद ज़रूरत है, अदरवाइज कोलैप्स हो जाएगा सारा सिस्टम। और हो चुका कि आपने देखा कि अगर आप पिछले बैजेस लेंगे, आप पिछले 15 साल के ही आप ले लें, 2020 के बाद जो 20 का था एक मामला, उसके बाद ही आप देख लें, या 2005 से देख लें, बच्चे जो है वो सूखी किताबें पढ़ते हैं, कलरफुल पिक्चर्स उनके लिए इतनी मायने नहीं रखती। घर के अंदर बड़ी अट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी मौजूद होती है या किसी दोस्त के पास होती है। जो पहले मैट्रिक की एज में बच्चे को दिया जाता था या इंटर की एज में एक सादा सा फ़ोन दिया जाता था, अब वो 5 क्लास के या 3 क्लास के बच्चे के पास एक चाइना का मोबाइल स्मार्ट लेके दे देते हैं। यानी कि जिस बच्चे को दूध आपने मोबाइल चला के दिखा के किया, तो ऐसे बच्चे के लिए तालीमी रिसोर्सेज के अंदर IT का
रीढ़ की हड्डी का काम है। बिल्कुल ऐसा ही। जब तक कि आप आईटी को एजुकेशनल पर्पस के लिए क्लासरूम में यूज नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में नहीं लेकर आएंगे, या वफाकी हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाए कि टेक्नोलॉजी अपने पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट स्कूलों में लेके जाए। पानी तो लेके नहीं जाती, ठीक है, बाथरूम तो वहां बनाती नहीं है, टेक्नोलॉजी का सेटअप या इंटरनेट प्रोवाइड करना, डिवाइसेस प्रोवाइड करना, ये सब खा जाएंगे। सवाल भी यही है कि जब बुनियादी ज़रूरियात आप किसी स्कूल में चले जाएं, और ख़ास तौर पे किसी सरकारी स्कूल में, तो आपको सर के ऊपर पंखा भी जो है वो मुड़ा हुआ मिलेगा, और बाज़ जगह तो होता ही नहीं है, और जो क्लासरूम का हाल होता है वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जब बुनियादी ज़रूरतें बच्चों की नहीं है, वो टॉयलेट सही नहीं होते, वहाँ पर बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है, बेंचेस ठीक नहीं है, तो ये तो बहुत आगे की बात मालूम होती है कि ये चीज़ कब बिल्कुल। मैं कुछ 2 जुमले 3 जुमले और कहना चाह रहा था इसी मद में, ताकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूं। बात यह है कि जब गवर्नमेंट पानी तक नहीं दे सकती, साफ पीने का पानी प्रोवाइड नहीं सकती, छतें साफ, मतलब है कि टूटी फूटी छतें हैं, वहाँ भैंस, बकरियां, जानवर या फिर जो गोश्त होते हैं या इस टाइप की कोई चीज़ है। अब मुझे ये बताइए, प्राइवेट सेक्टर इतनी मेहनत कर रहा है कि अगर उसको 1500 और 1500 फीस मिल रही है, हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि मुख्तलिफ प्रोविंस के अंदर, अर्बन और सूबाई के अंदर कम से कम 5000 रुपये खर्च करती है गवर्नमेंट कम से कम एक तालिब इल्म पे। बाज स्कूल ऐसे भी नजर आए हैं जहां पर 1 लाख रुपए एक तालिब इल्म पे खर्च होता है, यानी कि वहां 14 टीचरों की पोस्टिंग है और 4 बच्चे वहां एनरोल्ड हैं। बिल्कुल ठीक। यानी कि बाजों का तो कराची शहर में ऐसे केसेस निकले, जो मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिए तले अंधेरा, वहां ऐसे स्कूल निकले हैं कि पोस्टिंग्स रखी हुई हैं वहां गोस्ट टीचर्स की या जो भी टीचर्स की। अब उसके बाद देखिए, इतना ज्यादा जब खर्चा किया जाता है पब्लिक सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, तो आपके लिए तो बड़ी नेमत की बात है कि आर्टिकल 25A के मुताबिक जो है आपका काम, आपका गवर्नमेंट का काम, चाहे 8वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतें हों, वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। मैं तो कहता हूँ शाबाश है, या उनको बड़ी दाद मिलनी चाहिए, और पेरेंट्स को रहम आना चाहिए उन स्कूलों पे जो 1000 और 1500 के अंदर आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट 5000 से ज्यादा खा जाती है सिर्फ सैलरीज की मद में, बिल्डिंग उनकी फ्री होती है और बहुत कुछ फ्री होता है। अब आप थोड़ा सा एक देखिए, 1961 के कानून के मुताबिक 80% सैलरी गवर्नमेंट देती थी, प्राइवेट स्कूल के टीचर को 20% अगर कोई 1000 रुपया सैलरी होती थी तो उस वक्त सिर्फ 200 रुपये प्राइवेट स्कूल को देनी पड़ती थी, और 800 रुपए गवर्नमेंट फंड से मिलते थे। इम्यूनिटी प्लॉट भी हकदार को किसी न किसी हद तक मिल जाते थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मिल जाते थे। तो उस वक्त क्या था कि वो चाहे 20 रुपए फीस होती थी स्कूल के अंदर या 30 रुपए फीस होती थी, वो भी डिलीवर करता था, क्योंकि उसकी हायरिंग जो थी, वो टीचर जो है उनको एक स्टैंडर्ड की पेमेंट्स होती थी। अब वो 1500 वाला स्कूल, मैं तो मेरे हिसाब से तो फिजिबल ही नहीं है। जब गवर्नमेंट के लिए 5000 से कम फिजिबल नहीं है, तो पब्लिक सेक्टर के लिए मैं तो कहता हूं उनको सलूट खड़े होकर करना चाहिए। मगर हमारी देखें, फेडरेशन, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, काशिफ मिर्जा साहब हमेशा तालीम बहाली की बात करते रहे, हमेशा 7.5 करोड़ बच्चों की बात करते रहे, 2.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल की बात करते रहे। सिंध के अंदर 64 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, अब मजीद बढ़ गया है, 1 करोड़ के लगभग चला गया। ये कि अब दोनों से सवाल ये है कि ये नई पॉलिसी आपको मुरतब करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि कोरोना के बाद दुनिया की सूरत हाल अब ये अक्सर मुख्तलिफ है। आप फरमाइए कि इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है आपके ख्याल में? एक जो न्यू नॉर्मल की बात हम करते हैं कि जिसमें अब स्ट्रेंथ भी कम होगी, बच्चों को ज़रा फासले से भी बिठाया जाएगा, अब ये आपको मुस्तकिल बुनियादों पर राइज करना होगा। इस सिलसिले में क्या इक़दाम हुए या कोई सिलसिले में कोई बात हुई है, ये ज़रा फरमाइए। देखिए, इस सिलसिले में तो जितने भी एसोसिएशंस हैं प्राइवेट स्कूल्स की, जो नुमाइंदे हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि आप एक दफ़ा एक पॉलिसी मुरतब करें सबके लिए। जी, सबके लिए, और ख़ास तौर पे तालीमी इदारों को आप एक डायरेक्शन दे दीजिए और आप बता दीजिए कि इतनी कैपेसिटी में बच्चों को बुलाना है, इतने फासले से बिठाना, और ये अल्टरनेट डेज हैं। आपने बताया हुआ है, अनाउंस किया हुआ है, लेकिन होता क्या है कि आप उसमें महीने भर भी जो है वो खुद नहीं रहते। एक महीना आप स्कूल बच्चों को बुलाते हैं, अगले महीने का पता नहीं होता कि स्कूल बंद हो जाएंगे। होता यही है कि आपके मुताबिक वो होम बेस्ड लर्निंग क्लास होती है, लेकिन वो होम बेस्ड लर्निंग क्लास नहीं होती। बच्चे घर पे बैठ के जो है वो पढ़ाई को वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बात ज़रूरी है कि पेरेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम अब चलना चाहिए।
क्योंकि देखें लॉस किसका हो रहा है, हमारे बच्चों का हो रहा है। ठीक है। अगर हुकूमत संजीदा नहीं है तो इस वक्त वालिदैन को ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सी आवाज़ें उठती हैं जिसकी वजह से वालिदैन को और जो प्राइवेट इदारे हैं तालीमी, इनको आपस में गुत्तम गुत्ता करवा दिया जाता है, उसके मुख्तलिफ इशूज़ क्रिएट किए जाते हैं। अभी जैसे कोविड का ड्यूरेशन है, कोविड के ड्यूरेशन में ये खुद कहते हैं कि आप किसी भी इदारे को सरवाइव करना है वो इदारा खुद ही सरवाइव करे, गवर्नमेंट ने तो बेयारो मददगार छोड़ दिया। पॉलिसी के अनाउंसमेंट इसी के लिए इन्होंने इसी के लिए इन्होंने ये कहा कि हम आपको जो है वो कहते हैं कि आप 2 महीने की फीस में पेरेंट्स को रिलीफ दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप तमाम जो है इदारों को खोल दिया जाएगा, आप पेरेंट्स से जो है वो अपने कम्युनिकेशन को जारी रखें। एक दफ़ा ये कहने के बाद ये इदारों को बंद कर देते हैं। मिसहैप किसके दरमियान होता है? पेरेंट्स के दरमियान होता है, टीचर्स के और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान में होता है। पढ़ाई तो बीच से गायब ही हो जाती है ना, तालिब इल्म का फ्यूचर गायब ही हो जाता है। तो एक तो मैं वालिदैन को ये अवेयरनेस यहाँ से दूंगा कि आप एक बात को समझें कि अगर ये निजी तालीमी इदारे बंद हो गए तो आपके बच्चे कहाँ से तालीम हासिल करेंगे? इन बच्चों का मुस्तकबिल फिर क्या होगा? ये बच्चे किस तरीके से अपने कंपटीशन में जाएंगे? वक्त गुजरते हुए कुछ पता नहीं चलता। ये कल को अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में खड़े हुए होंगे तो ये यही देखेंगे कि हमने जिस वक्त जिन इदारों में जाना था उन इदारों ये तो सरवाइव कर नहीं सके, और दूसरा ये कि हमारे वालिदैन नहीं समझ सके, वो उन इदारों को क्रिटिसाइज ही करते रहे। होता यही है कि उनकी हौसला शिकनी होती है। बेशुमार तालीमी इदारे जो बहुत कम वसाइल में बच्चों को बेहतरीन तालीम दे रहे हैं, और बेशुमार ऐसे भी तालीमी इदारे जिन्होंने इस कोविड के पीरियड में अपनी ये हद से बढ़ के जो है पेरेंट्स को रिलीफ भी दिए हैं। लेकिन होता यही है ना कि जो जिसकी जो सेहत है वो उसके हिसाब से काम कर सकता है, क्योंकि पीछे उसने बिल्डिंग रेंट को भी देखना होता है, टीचर सैलरी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी होती है, आपके दीगर अखराजात यूटिलिटी बिल्स होते हैं, आपके ऊपर आयद किए गए टैक्सेस होते हैं। ये तमाम चीज़ों से सरवाइव करके आपको निकलना है, ताकि आप निकलने के बाद अभी स्कूल सिर्फ ये सोच रहा है कि हम सरवाइव कैसे करें। तालिबे इल्म को जो है वो जब ताकि इस हालात जब बेहतर हो जाएं, जैसे आपने बात की, तो एटलीस्ट उनको उनका इदारा तो वहाँ पे मिल सके ना, कि बच्चे जब वहाँ पे आए तो वहाँ पढ़ सकें। ऐसा तो ना होना कि वो जब वापस बच्चे आए नॉर्मल की तरफ, इदारे ख़त्म हो चुके हों और उनको उन्हीं इदारों में जाना पड़े जहाँ पे पढ़ाने के लिए असातिज़ा मौजूद नहीं है और बैठने के लिए वहाँ पे उनके पास अकोमोडेट नहीं किया जा सकेगा, मुमकिन नहीं है, क्योंकि ना इतनी कैपेसिटी है, ना इतना काम किया गया है कि अगर इसकी रिप्लेसमेंट बिफोर अगर कोई तलाश की भी जाए तो सरकारी सतह पर तो मुमकिन नहीं है। उसकी रिप्लेसमेंट के लिए भी आपको एक प्लान लेकर आना पड़ेगा, एक निज़ाम लेकर आना पड़ेगा। तो ये बात तो साबित हो चुकी है कि चाहे हुकूमत कोई भी हो, तालीम उसकी शायद तरजीहात में शामिल नहीं है। अपेरेंटली लगा ये कि जब ये हुकूमत आई तो कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएगी, जो कि अभी तक नहीं नज़र आया। अब आप इसको बदकिस्मती कह लीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ सूरत हाल है उसकी वजह से भी शायद मामला जो हैं वो बड़े पेचीदा हो गए। लेकिन सब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसको अगर हंगामी बुनियादों पर अगर टेकअप नहीं किया गया, और आज तारीख तक मामला जो हैं वो अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। पंजाब के अंदर स्कूल शायद खुल चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के और दीगर जगहों पर स्कूल खुल गए हैं, तालीमी साल का आगाज़ हुआ, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो है वो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है। तो बहरहाल ये भी जब मामला बेहतर हो जाएंगे शायद उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उससे आगे क्या होगा। उससे आगे के लिए आपने क्या सोचा है? जो ये नुकसान हुआ है 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने या इससे ज़्यादा का, उसको कैसे कवर करेंगे? क्योंकि वो खला जो हमेशा से रहेगा, उसके लिए क्या किया, ये ज़रा फरमाइए। देखिए, डायरेक्टली अगर मैं इसका जवाब दूं, देखिए बात ये है कि अफसोस तो ये है कि कभी भी अपने स्टेक होल्डर को गवर्नमेंट ने पॉलिसी मेकिंग में बुलाया ही नहीं। बुला लिया जाता, उनकी तजावीज़ पे अमल कितना किया जाता वो तो बात की बात है, मगर अब एक इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी, एक एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी। उसमें से इस बार जो है जो एजुकेशन के लिए बजट रखा गया है, जो भी 9 अरब है या जो भी है फेडरल गवर्नमेंट का, फिर सूबाई हुकूमतें भी करेंगी, और वो उसमें प्राइवेट सेक्टर को देना बहुत ज़रूरी है। यानी कि डायरेक्ट आप ना दें। मैंने एक तजवीज़ दी थी, काफ़ी अर्सा पहले भी दी थी और बीच में अभी बजट से 2-4 दिन पहले भी दी थी, कि एक कार्ड, एजुकेशन कार्ड बना दिया जाए। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते स्कूल के ऊपर, आपने एजुकेशन फाउंडेशन बनाई हुई है घपले करने के लिए, आपके गवर्नमेंट स्कूल्स तो पहले ही बदनाम हैं इस चीज़ में, फंड्स खाने में, आप प्राइवेट सेक्टर को कैसे दे सकते हैं? आप स्कूल को दें, पहली बात तो आप जो है लोन्स प्रोवाइड करें,
और लोन का जो मार्कअप होता है वो आप जो है अपनी बजट में से दें, जो कि बहुत थोड़ा होता है। जैसे कि हाउस लोन अभी आजकल 3% या कुछ पे दिए जाते हैं, इसी तरह से आप स्टेट बैंक में एक बजट बना लें, ठीक है, और वो आप दें रजिस्टर स्कूल और छोटे स्कूल को, 4 या 5,000 तक फीस वाले स्कूलों को तरजीह बुनियाद से स्टार्ट करें, नीचे की फीस स्ट्रक्चर से कम फीस वालों को सबसे पहले दें, ठीक है। उसके बाद जो उसका मार्कअप है वो आप सूबाई हुकूमत बर्दाश्त कर ले, ठीक है। दूसरी तजवीज़ ये है कि आप डायरेक्ट ऐसा करें कि एक एजुकेशन का वोचर बनाएं, 1 साल की फीस का, जैसे बॉन्ड पेपर प्रिंटेड होता है इसी तरह के प्रिंटिंग प्रेस से एक पेपर प्रिंट कर लें, और वो उस पर हुकूमत वक्त गारंटी दे दे, जैसे नोट पे लिखा जाता है कि जी हम आपको देंगे। वो पेरेंट्स को डिवाइड किया जाए यूसी लेवल पर जाकर कि जो कम आमदनी वाले गरीब गुरबा हैं उनको दिया जाए। मुझे तजवीज़ सुनिएगा, बड़ी काम की तजवीज़ है। अब उसको जब डिवाइड करें तो वो अपने स्कूल में जाएं और वो वोचर जो है रिप्लेस उनको दे दें फीस की जगह पर, और वो वोचर इकट्ठे होने के बाद वो क्लेम करेंगे, स्कूल क्लेम करेगा, तो क्लेम जैसे चेक डाला जाता है वो क्लेम की सूरत में मिलेगा, और वो एक तो प्रॉपर सिस्टम ही उसके अंदर वो फुल प्रूफ हो जाएगा और पैसा राइट स्कूल को मिलेगा। कोई पेरेंट नहीं खा सकेगा, कोई उसके चने पकौड़े नहीं ले सकेगा या उसकी पिकनिक पे नहीं जा सकेगा। स्कूल जो है स्कूल के प्रॉपर अकाउंट में पैसा आएगा, जो कि ऑडिट रिपोर्ट में भी कल को आएगा कि ये आमदनी का एक हिस्सा। तो किसी न किसी से रिलीफ देना चाहे तो देयर आर आइडियाज। हमारे पास ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के पास बहुत से आइडियाज हैं, हमें कभी बुलाया नहीं जाता, सिंगल नेशनल कैरिकुलम पे बुलाया नहीं हमें। उसके अंदर आप देख लें कि एक तो कैमिस्ट सिस्टम के स्कूलों को फ्री हैंड दे दिया गया, तो सिंगल नेशनल कैरिकुलम तो बना ही नहीं। फिर आपने वहां पर जो है ना प्रैक्टिकल यानी कैस्थेटिक लर्निंग का एहतमाम ही नहीं किया, आपने कोई प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडीज या कोई ऐसा सिस्टम नहीं किया। आपने देखा कि फेडरेशन ने खुद अपने मेरे पास वक्त खत्म हो गया, अपनी बात जल्दी से मुकम्मल करें। मैं कह रहा हूं कि फेडरेशन ने कोविड के लिए जो है ना एक बजट रखी थी, जो कि इसी तरह स्कूलों के गरीब तुलबा को दी थी जिनके वालिदैन की डेथ हो गई, उसके अंदर उनको उस बजट में से फेडरेशन ने पैसे दिए, स्कॉलरशिप दी, और इसके अलावा भी तमाम स्कूलों ने अपनी कैपेसिटी से भी स्कॉलरशिप दी। तो ये बेयारो मददगार छोड़ देना, तालीमी इदारों को इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी, आपको फंडिंग करनी पड़ेगी, वरना जो है आपका तालीमी निज़ाम पहले ही जमीन बोझ था, अब तो उसके अंदर कब्र में चला गया और हड्डियां गल जाएंगी, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अख्तर अराइन साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, हमारे साथ बात की। दानिश उज़्ज़मा आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे। तालीम के हवाले से बात हो रही थी, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से बात हो रही थी, और ये मौजू ऐसा है कि इसके ऊपर अभी हैं जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम में इसके ऊपर बात नहीं हो सकी। इंशाल्लाह आगे इसके ऊपर ज़रूर हमारी गुफ्तगू होगी। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त होगा, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।